नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली में जो एक्यूआई है 350 के पार आका गया है। साथ ही हम बता दें कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य की समस्या है लोगों की, वो बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में पहले लोगों को सिर्फ सांस की समस्याएं होती थी और हल्के इन्फेक्शन नज़र आते थे, लेकिन हाल ही में मेदांता के जो लंग्स ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, उन्होंने हाल ही में बताया कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन के कारण वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे लोगों को न सिर्फ सांस की समस्या बढ़ रही है और सर्दी खांसी की समस्याएं बढ़ रही है, बल्कि लंग्स इन्फेक्शन की समस्या भी काफ़ी स्तर तक बढ़ती जा रही हैं। जबकि हम बता दें कि पिछली रिपोर्ट जो एम्स के सीनियर डॉक्टर ने कहा था कि पॉल्यूशन के कारण लोगों के जो जॉइंट पेन की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। न सिर्फ उस एरिया में जहां पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है, बल्कि उस एरिया में भी जहां पॉल्यूशन एक सामान्य स्तर से थोड़ा ख़राब बना हुआ है, उस एरिया में भी ज़्यादातर लोग गठिया की शिकायत देखने को मिल रही है। और हाल ही में मेदांता के डॉक्टर ने भी यह जारी कर कहा है कि लोगों में पॉल्यूशन के कारण न सिर्फ सांस की समस्या, खांसी, सर्दी देखी जा रही है, बल्कि लंग्स इन्फेक्शन की समस्या भी काफ़ी देखने को मिल रही है। और यह समस्या न सिर्फ स्मोकर्स में देखी जा रही है, बल्कि ये नॉन स्मोकर्स में भी ये काफ़ी मात्रा में ये समस्या मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह जो पॉल्यूशन है, इसके कारण न सिर्फ वही लोग प्रभावित हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, बल्कि पॉल्यूशन 3 स्तर पे लोगों को प्रभावित कर रही है। बल्कि वो जो लगातार सुबह के समय बाहर टहलने का काम करता है या बाहर दफ्तर जाते हैं, लेकिन वो उनकी स्वास्थ्य पहले से सही है, उन्हें किसी भी तरह की पहले स्वास्थ्य समस्या नहीं है, फिर भी उनमें लंग्स इन्फेक्शन की समस्या देखी जा रही है। और बच्चों और बुज़ुर्ग में भी यह समस्या मिल रही है काफ़ी ज़्यादा। और ऐसे व्यक्ति भी प्रभावित हो रहे हैं जो पहले कीमोथेरेपी और पहले लंग्स ट्रांसप्लांट की समस्या से जूझ चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मैं गरिमा त्रिपाठी, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी देशवासियों को देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि स्नान के दौरान गंगा स्नान में आने वाले सभी श्रद्धालुओं, सभी आए हुए पर्यटकों को विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस बात को देखते हुए निर्देशित किया गया। विशेष तौर पर आज गंगा से जुड़े हुए जितने भी घाट हैं उन सभी को खूबसूरती से सजाया गया है। दशामेश घाट हो प्रयागराज का या इसके अलावा मिर्ज़ापुर में भी आज विशेष तौर पे बड़े मेले का आयोजन किया गया है। मिर्ज़ापुर में किस तरीके से सभी घाटों को, जहां पर गंगा में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को, आने वाले पर्यटकों को कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के भी निगरानी रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के आज पूरे प्रदेश में छुट्टी भी की गई है और विशेष तौर पर इस पूजा का अपना अलग महत्व है। बताया जाता है कि देव दीपावली को इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थापित करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के मुखिया के पास है। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने ये लक्ष्य रखा है कि इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो काशी के घाट हैं उनको लाया जाए, यानी कि 2 लाख से भी अधिक दीपावली में 2 लाख से भी अधिक जो है वो दीपावली के दिए जलाए जाएंगे, देव दीपावली मनाई जाएगी। 2 लाख से भी अधिक ये संख्या होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहला दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद देश भर से आए हुए पर्यटक, देश भर से आए हुए श्रद्धालु खासकर काशी के घाटों पर दीप जला करके आज देव दीपावली का जश्न मनाएंगे। खासकर मिर्ज़ापुर, प्रयागराज के साथ साथ जो घाट से जुड़े जगहें हैं सभी को सुंदरता से सजाया गया है। सभी की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जगह जगह मेलों का आयोजन किया गया है, जहां पर लोग आज कार्तिक पूर्णिमा को धूमधाम से मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जुबेर के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। सिटी रिपोर्टर मैं सुनील कुमार। इस समय की अगर बात की जाए तो आज कार्तिक में जो है देव दीपावली मनाई जाती है। तो आज कार्तिक का पर्व है, दीपावली का पर्व है, धूमधाम से मनाया जाता है। यहीं पे अगर बात की जाए तो कानपुर की प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। गंगा
तट पर हर तरीके से घाटों पर पुलिस प्रशासन और गोताखोर मौजूद रहा और लगातार सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी भी की गई और पुलिस कमिश्नर स्वयं घाटों का जायजा भी आज लिया गया और श्रद्धालुओं से बात भी की। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा थी और आज भक्तों में एक सैलाब देखने को मिला है और गंगा तट पर यूं कहा जाए गंगा के घाटों पर हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और गंगा स्नान भी किया और जो है लक्ष्मी गणेश जी को अर्पित भी की, जो पुरानी थी उनको अर्पित किया गंगा जी में और तुलसी माता को जल और जो है वो भी अर्पित किया गया। जिस तरीके से कार्तिक माह का पर्व था और धूमधाम से लोगों में श्रद्धालुओं की बात की जाए तो लोग दूर दराज से लोग पहुंचे और चढ़ बढ़कर लोगों ने एक गंगा स्नान भी किया और देव दीपावली में पर्व को धूमधाम से लोगों ने मनाया। वहीं प्रशासन ने लगातार जो है रूट को डाइवर्ट कर रखा था हर तरीके से, जो यात्री थे उनको ताकि आने जाने में कोई समस्या ना हो, किसी तरीके से बाधित ना हो, पूरे तरीके से रोड को डाइवर्ट किया गया था, यातायात सुचारू रूप रहा और इस तरीके से जो है आज जो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है धूमधाम से भक्तों ने मनाया, भक्तों ने मनाया और भक्तों ने चढ़ बढ़कर जो है गंगा तट पर पहुंचे और वहां स्नान भी किया और वहीं पर दान दक्षिणा भी भक्तों ने की। और अगर बात की जाए तो लगातार कानपुर कमिश्नरेट पुलिस जो है और खुद कमिश्नर जो कि रघुवीर लला है और खुद वहां पे मॉनिटरिंग की है और लोगों पे बीच में जो है पैदल भी चले और देखा गया है किस तरीके से घाटों में उन्होंने नजर रखी है, पैनी नजर बनाए रखी है, घाटों पे चलकर देखने के लिए चढ़ बढ़ कर देखा और लोगों से बातचीत की, किसी तरीके से उनकी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी देखे गए कि आखिर में पुलिस प्रशासन जो है महिलाओं की सुरक्षा किस तरीके से की और जो है बुजुर्ग है और किस तरीके से लोगों में आने जाने वालों को लोगों के लिए मना करते रहे कि गहरे पानी में ना जाए और गहरे पानी से बचाव करें और हर तरीके से वहां पहले से पुलिस को पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की गई थी। मॉनिटरिंग करने के बाद वहां से चौतरफा पुलिस जो है पुलिस बल तैनात रहा है घाटों में और लगातार अभी की अगर बात की जाए तो अभी भी फोर्स जो है पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। घाटों पर जो है श्रद्धालु आ रहे हैं और गंगा स्नान करके अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। ऐसे में यातायात हो या बाजार की तरफ जाने वाली पूरी तरीके से रोड को सुचारू रूप से बंद किया गया है, किसी तरीके से श्रद्धालुओं की कोई समस्या ना हो। वीडियो सहयोगी के साथ सुनील कुमार, JK24 न्यूज, कानपुर। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं। दिल्ली में नगर निगम की 12 निगम पार्षद की सीटों को लेकर, उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के लिस्ट फाइनल करना शुरू कर दी है। दिल्ली में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 12 निगम पार्षद विधायक बनकर आए हैं, जिसमें से 9 निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के और 3 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं। इन तमाम सीटों पर अब उपचुनाव होना है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश कर दी है। हालांकि बीजेपी 12 की 12 सीटों पर जीत का दमखम भर रही है। बीजेपी का कहना है कि हम 12 की 12 सीटों पर इस बार प्रचंड जीत के साथ में अपना जीत हासिल करेंगे। हालांकि वहीं आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि बीजेपी के पिछले कार्यकाल को देखते हुए दिल्ली की जनता अब बीजेपी से त्राहिमाम कर रही है और बीजेपी से अब छुटकारा चाहती है और ऐसे में वहीं कांग्रेस भी इन चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी में लगी हुई है। कांग्रेस भी लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें कर रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव 12 की 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि तीनों राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम वक्त होगा क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद ये पहली बार कोई चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आकलन ये है कि अगर इन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी अच्छी जीत हासिल नहीं करती है तो जनता उन्हें नकार रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि हमारी पार्टी पूरी तरह से इन निगम चुनाव में तमाम सीटों पर जीत हासिल करेगी। हालांकि चांदनी चौक वार्ड की अगर बात की जाए, जहां से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद रहे और अब विधायक बने आले मोहम्मद इकबाल की सीट पर लगभग
90% मुस्लिम है और ऐसे में पार्टी वहां भी जीत का दावा कर रही है। पार्टी का कहना यह है कि इस बार बड़ी तादाद में मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे संभल में सबसे बड़ी खबर की। आपको बताएं, आज जिस तरह से कार्तिक स्नान की धूम है और भारी वाहनों को लेकर के रूट डायवर्जन किया गया था, उसी को लेकर सबसे बड़ी खबर संभल से ये है कि जो जनपद बुलंदशहर की अनूपशहर थाना पुलिस और संभल की थाना रजपुरा पुलिस रूट डायवर्जन और वाहनों को निकालने को लेकर आमने सामने आ गए। दोनों थानों की फोर्स जैसे ही आमने सामने आई और इसकी सूचना अफसरों को मिली तो अफसर मौके पर पहुंच गए और अफसरों में हड़कंप मच गया। आपको बताएं, जो पूरा मामला था ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से रूट डायवर्जन किया गया था और ये निर्देश हुए थे कि जो वाहन हैं, वाहनों की आवाजाही चलती रहेगी, लेकिन रजपुरा पुलिस का आरोप था कि जनपद बुलंदशहर की थाना अनूपशहर पुलिस ने उधर जाने वाले वाहनों को रोक दिया, जिससे जो अनूपशहर का पुल है मेला सीसौना डांडा के पास में, वहाँ पर जाम लग गया। इसको देखते ही जब पुलिस ने वहाँ पर जाम खोलना चाहा तो अनूपशहर थाना पुलिस ने मना कर दिया और दोनों थानों की पुलिस फोर्स आमने सामने आ गई। यहाँ तक कि नहीं, आपको बता दें, दोनों थानों की फोर्स ने बैरिकेड आमने सामने रोड पर लगा दिए। मैं आपको बता दूं, तहसील गुन्नौर क्षेत्र के क्षेत्रा अधिकारी आलोक सिद्धू मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि हाँ, वाहनों की आवाजाही को लेकर दोनों थानों की फोर्स ने बैरिकेड लगा दिए थे। दोनों को समझाया गया है, क्योंकि ये जो गंगा स्नान है ये जनता की सुरक्षा के लिए, दोनों थानों की फोर्स जनता की सुरक्षा के लिए है और हमारा काम है कि हम जनता को किसी तरह से परेशानी ना आने दें। इसी को लेकर रूट डायवर्जन किया गया था। वहाँ भी अफसरों से बात कर ली गई और अब मामले को सुलझा दिया गया है। अब जो वाहनों की आवाजाही है वो शुरू हो गई है और अब रोड पर जाम नहीं है, ना ही पुल पर जाम है। तो इस तरह से अब इस मामले को सुलझा दिया गया और कार्तिक स्नान धूमधाम से चल रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजेंद्र सिंह, JK 24/7 न्यूज़, जनपद संभल। भारतीय जनता पार्टी बाकायदा अपनी रणनीति बनाती जा रही है, क्योंकि SIR यहाँ उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अटैक के मूड में है। प्रियंका गांधी ने अभी कुछ दिन पहले बेगूसराय में कहा था कि 65 लाख मतदाताओं का हक भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग ने मिलकर छीन लिया है। अब देखने वाली बात है इस तरह के SIR पर किस तरह की मुहिम कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव अपनाते हैं। SIR को लेकर BLO डोर टू डोर जा रहा है और लोगों को उनके मतदाता सूची देख रहा है, वोटर कार्ड भी चेक कर रहा है और उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से जो 2003 में मतदाता सूची में उनका नाम सम्मिलित था वो जेन्युइन तरीके से फिर से सम्मिलित हो जाए। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पर अटैक किया है। अटैक में ये कहा है कि SIR जो मुद्दा है वो पुराना है और बार बार SIR होता है ताकि सूची की जांच हो सके। ये दोनों भाई बहन बेवजह भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। चुनाव आयोग एक आज़ाद बॉडी है, उस पर किसी सत्ता या विपक्ष का कोई भी हाथ नहीं होता है। मगर देखने वाली बात है, जिस तरह से बिहार में अटैक भाई बहन कर रहे हैं, उस तरह उत्तर प्रदेश में भी अटैक मूड में आ चुके हैं। कैमरामैन जुबैर के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज। अगर बात करेंगे राजधानी देहरादून की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो बाल भिक्षा वृत्ति है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आती है, लेकिन राजधानी देहरादून के जो जिलाधिकारी हैं सविन बंसल, वो लगातार कहा जाए कि जो बाल भिक्षा वृत्ति है उस पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिएगा कि आप राजधानी देहरादून की सड़कों पर लगातार देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं भीख मांगते हुए नजर आते हैं और जिन पर अंकुश लगाने का काम कहीं ना कहीं सविन बंसल जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनकी तरफ से एक जो वैन है वो भी चलाई गई है जिसमें कि वो बच्चों को पकड़कर शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। यानी कि स्कूल खोले गए हैं और उन स्कूलों में जो बच्चे ऐसे हैं कि
कि जो सड़कों पर भीख मांगते हैं उनको पकड़कर वहाँ पर भेजा जाता है और उनको शिक्षा देने का काम करते हैं, जिसकी सराहना कहीं ना कहीं चारों ओर होती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन भिक्षावृत्ति एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि जो कि बच्चों से छूटने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि दिन भर तो स्कूल में ज़रूर रहते हैं बच्चे, लेकिन उसके बाद वो फिर सड़कों पर ही भीख मांगते हुए नजर आते हैं। इस पर कहीं ना कहीं सविन बंसल जरूर सख्त हुए हैं और उन्होंने तमाम जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि यदि उनको कहीं पर भी इस तरह के बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं तो उन पर तुरंत ही उनको पकड़कर स्कूलों में भेजा जाए और उनके रहने खाने की व्यवस्था पूरी उन्हीं स्कूलों में की जाए। और लगातार देखा भी जा रहा है कि कुछ ऐसे स्कूल राजधानी देहरादून के अंदर बनाए गए हैं कि जहाँ पर इस तरह के बच्चों को रखा जाता है और उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा का जिम्मा कहीं ना कहीं जिलाधिकारी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जिलाधिकारी के इस प्रयास से जो भिक्षावृत्ति है वो समाप्त हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लगातार जो जिलाधिकारी की तरफ से तमाम इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं उसकी सराहना कहीं ना कहीं चारों ओर जरूर होती हुई नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। राज्य में उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष मना रहा है। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पे तमाम तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। 2-3 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया और उसमें बहुत सारी बातें की। 25 सालों में उत्तराखंड ने क्या कुछ हासिल कर लिया, क्या कुछ पाने से रह गया, इन सब पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई। उत्तराखंड विधानसभा का ये विशेष सत्र अभी भी चल रहा है, आज उसका 3रा दिन है। आज भी उत्तराखंड राज्य के विकास पे चर्चा हो रही है। 2 दिन का ही ये सत्र आयोजित किया गया था, लेकिन विधायकों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, कुछ छूट रहे थे। उसको देखते हुए सत्र को 1 दिन और बढ़ाया गया और आज 3रा और अंतिम दिन कह सकते हैं इस सत्र का है। इसमें लगातार उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास पे चर्चा हो रही है। कहाँ पे उत्तराखंड चूक गया, देश के राज्यों में उत्तराखंड कहाँ पे स्टैंड करता है, उत्तराखंड के गंभीर मुद्दे क्या हैं, उत्तराखंड के विकास का पैमाना क्या होना चाहिए और उत्तराखंड किस तरह से विकास के सर्वोच्च पैमाने को हासिल कर सकता है। इन सब मुद्दों पे उत्तराखंड सदन के जो 70 के 70 विधायक हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन 2-3 दिन की चर्चा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सदन के पटल पे जिस मुद्दे ने लोगों का ध्यान खींचा है वह है उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, वह है उत्तराखंड में मूल निवास का विषय, वह है उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण, वह है उत्तराखंड में अवैध खनन। इन सब मुद्दों पे एक तरफ जहां विपक्ष आक्रामक है, वहीं सत्ता पक्ष भी इस बात को मानता है कि इन चीज़ों में कहीं न कहीं पिछड़ा है, कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ है। लेकिन जो सरकार है वो दृढ़ता से इन सब बुराइयों को दूर करने की कोशिश कर रही है, विकास की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अवैध अतिक्रमण को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, अवैध खनन को पूरी तरह से रोकने के दावे भी सरकार कर रही है। लेकिन एक जो मुद्दा बहुत गर्म रहा वो है मूल निवास का, जिसको लेकर के उत्तराखंड सदन में पहाड़ और मैदान में जो विधायक है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। इस मुद्दे को लेकर के बहुत गहनता से चर्चा हुई है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पे कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का बहुत दबाव है और लोगों को कहना है कि उत्तराखंड सरकार को ये तय तो करना ही पड़ेगा कि उत्तराखंड के मूल निवास की कट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए। कुछ विधायक 1950 से मूल निवास घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी हैं और बहुत सारे विधायकों का ये कहना है कि 9 नवंबर 2000 यानी जब राज्य की स्थापना हुई उसी को कट ऑफ डेट माना जाना चाहिए मूल निवास की, और जो उस दिन तक उत्तराखंड में निवास कर रहे थे उनको मूल निवासी माना जाना चाहिए। तो ये एक गंभीर मुद्दा है जो आगे चल करके उत्तराखंड की सरकारों को परेशान करता रहेगा और सरकारों को इस पे काम करने को मजबूर होना पड़ेगा। तो देखने वाली बात यह है कि 25 वर्षों की इस यात्रा में गंभीर मुद्दे हैं ये कब तक बने रहते हैं
और कब ये उत्तराखंड से बाहर भगा दिए जाएंगे। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ उत्तराखंड विधानसभा से JK 24/7 के लिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक भीषण ट्रेन हादसा हो गया है, जिसमें लगभग 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 20 से ज़्यादा लोग इस ट्रेन हादसे में जो है वो घायल हो गए हैं। एक लोकल ट्रेन जो है पर ऑलरेडी पहले से पटरी पे खड़ी हुई मालगाड़ी पर जा टकराई। भीषण इतना जोरदार था कि जो मालगाड़ी के ऊपर जो लोकल ट्रेन है वो चढ़ गई। इसके चलते जो है ये हादसा हुआ। ये हादसा जो है किन वजह से हुआ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इस पूरे हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है जो मृतक के जो परिजन है उनको 5 लाख देने की बात कही है। इसके साथ ही जो घायल है उनको 50,000 रुपया देने की बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जो है उन्होंने घोषणा की है जो मृतक के परिवार है उनके परिजन हैं उनको 10 लाख रुपया, जो ज़्यादा जख्मी है उनको 5 लाख रुपया और जो सामान्य इनको चोट आई है उनको जो है 1 लाख रुपया देने की घोषणा की है। हालांकि ये ट्रेन हादसा जो है कल 4 बजे के आसपास हुआ और रात भर जो है ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलता रहा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो तमाम जिला प्रशासन की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, इसके साथ ही रेलवे विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी लगातार मशक्कत करते रहे और गैस कटर से जो है काट करके कई लाशों को निकाला गया, लोगों को निकाला गया और ये हादसे में पूरा छत्तीसगढ़ जो है दहल गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जो है रेलवे प्रशासन के द्वारा लोक आयुक्त के द्वारा जांच कमेटी बैठाई गई है। अब लोक आयुक्त ये जांच करेगा कि कैसे ये आखिर ये हादसा हुआ, आखिर किसका फेयरवेल था या सिग्नल का प्रॉब्लम था या मैनुअल प्रॉब्लम था। ऐसे तमाम विषय पर जांच होगा तभी ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। हालांकि ये सवाल खड़े कर रहे हैं इतने बड़े हाईटेक के जमाने पर इतने बड़े हादसे कैसे हुए, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये मामला तभी सामने आ पाएगा जब ये हादसे की बारीकी सी जांच होगी। हालांकि इस पूरे मामले पर जो है कई लोगों ने जान गंवा दी है और अलग अलग तरह के लोग जो है चीख पुकार करके इस पूरे मामले को लेकर के बता रहे हैं कि कैसे ये भीषण ये सड़क जो ट्रेन जो है वो हादसा हुआ है। कैमरामैन गोविंदा के साथ शंभू राय, JK 24 न्यूज़, रायपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में साफ तौर से ये कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम आगामी जो त्यौहार हैं उसके दृष्टिगत ऐसे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए जो ड्यूटी का 100% निर्वहन करते हों। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से तमाम पुलिसकर्मी मोबाइल पर रील बनाते हैं ऐसे पुलिसकर्मी और अधिकारियों की ड्यूटी कतई भी ऐसे तमाम जो संवेदनशील एरिया हैं वहां पर न लगाई जाए। यानी साफ तौर पे उन्होंने रीलबाज जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर सख्त हिदायत दी है कि अगर ऐसे अधिकारी और पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अगर कोई रील बनाते हैं या मोबाइल पे कोई वीडियो बनाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। हालांकि कहीं ना कहीं तमाम ऐसे स्थानों पर देखा गया कि जहां पर ड्यूटी का निर्वहन करना था लेकिन तमाम पुलिसकर्मी और अधिकारी रील बनाने में व्यस्त और मस्त रहे। और शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन की बात कही है। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से आज के सोशल मीडिया के इस दौर में कई पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान जो तमाम सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी है कि उन तमाम स्थानों को कतई वीडियो या सोशल मीडिया पे पोस्ट ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह पे देखा गया है अमूमन कि तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं और पुलिसकर्मी हैं वो रील और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं। तो ऐसे पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मियों पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी एक्शन देखने को मिलेगा। कैमरामैन जुबेर के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ।